Assalamualaikum students and welcome to all of you in our next class। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और जीन डिसऑर्डर्स। इससे पहले जो हमने कंप्लीट किया वो था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स लाइक क्राइडू-चैट सिंड्रोम, वोल्फ-हॉर्श-हॉर्न सिंड्रोम, बुर्किट लिम्फोमा, क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया और फैमिलियल डाउन सिंड्रोम पढ़े। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन लाइक एन्यूप्लाइडी, उसमें हमने पढ़ा क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पेटाइव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एटसेट्रा। आज का जो टॉपिक है वो है जीन डिसऑर्डर्स, यानी कि जब चेंज होगा जीन का स्ट्रक्चर, जब चेंज होगा जीन का साइज, शेप, यानी कि जब म्यूटेशन होगी जीन में, उसी को हम बोलते हैं जीन डिसऑर्डर्स। यानी कि वो डिजीज, वो सिंड्रोम्स जो हो जाएंगे ड्यू टू द जीन म्यूटेशंस, सच डिसऑर्डर्स आर नोन एज जीन डिसऑर्डर्स। वो यहां पे एक क्रोमोसोम को म्यूटेशन नहीं होती है, यहां पे एक क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, बल्कि एक क्रोमोसोम में जो जीन छुपा है उस जीन के अंदर जब म्यूटेशन होती है, उस जीन के अंदर जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, या उस जीन में जब कोई डिफेक्ट होता है, या जब वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसकी वजह से जो डिजीज होती है, उसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं जीन डिसऑर्डर्स। ये जो जीन डिसऑर्डर्स है ये फॉलो करते हैं मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ये फॉलो करते हैं, ये ओबे करते हैं मेंडेलियन लॉज, इसलिए हम इनको नाम देते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब जो ये जो जीन डिसऑर्डर्स है या जो ये जीन्स है, ये क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम ऑटोसोम होगा या एलोसोम होगा। अगर कोई जीन ऑटोसोम में है तो हम उसको बोलते हैं ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर्स। अब अगर वो जीन एलोसोम्स में है, सेक्स क्रोमोसोम्स में है, और उनको म्यूटेशन हो गए, उनकी वजह से डिसऑर्डर्स हो गए, हम उनको बोलते हैं एलोसोम्स जीन डिसऑर्डर या सेक्स क्रोमोसोमल जीन डिसऑर्डर्स। ऑटोसोम में जब जीन होगा वो या तो रिसेसिव कंडीशन में होगा या डोमिनेंट कंडीशन में, तो इसी के पैटर्न पे हम कह सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स एटसेट्रा। ये सारा फ्लो चार्ट मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया है, उसका नोट भी मैंने आपको दे दिया है, एंड डैम श्योर वो आपको क्लियर हुआ होगा वहीं पे। तो आज का हमारा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या जीन डिसऑर्डर्स है, उसका जो पहला पार्ट है वो हम लेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। यानी कि आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ध्यान से सुनिए मेरा बेटा, एक सिंपल एग्जांपल कोट करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स से या क्लासिकल जेनेटिक्स से, जहां पे ग्रीगर जॉन मेंडल ने एक टॉल प्लांट को क्रॉस किया ड्वार्फ प्लांट के साथ। जो टॉल प्लांट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इट्स जीनोटाइप कैपिटल टी, यानी कि जो यहां पे टी है वो एलील है, तो जो कैपिटल टी है वो बन गया होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि वो डोमिनेंट कंडीशन में है। और उसके बाद स्मॉल टी ये बन गया रिसेसिव कंडीशन, और ये भी है होमोजाइगस। तो जब एक टॉल प्लांट को क्रॉस करते हैं हम ड्वार्फ प्लांट के साथ, हमें जो वहां पे गैमीट्स मिलते हैं, टॉल प्लांट देता है 2 अलील में से एक अलील कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट 2 अलील में से एक अलील देता है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जब मिलते हैं तो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। यह होता है F1 हाइब्रिड। सारे प्लांट्स टॉल होते हैं, लेकिन हम इनको कहते हैं हेटेरोजाइगस टॉल, या हम इनको कहते हैं इम्प्योर टॉल। अब हमारे पास 3 जीनोटाइप्स है। पहला वाला कैपिटल टी, जो कैपिटल टी है ये टॉल है लेकिन प्योर वन है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट अलील्स है। दूसरा जो है स्मॉल टी ये रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ये ड्वार्फ है। लेकिन थर्ड जो है वह है कैपिटल टी स्मॉल टी। जो कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल्दो फिनोटाइपिकली ये टॉल होगा, ऑल्दो ये नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे बच्चों इसके अंदर एक रिसेसिव अलील है, यानी कि ये वाला पेरेंट कभी भी किसी को भी रिसेसिव अलील दे सकता है। अगर ये नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, किस चीज का कैरियर? इसके अंदर रिसेसिव अलील है। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा जनरल में। अब मेरे पास 2 अलील है ए, इनको मैंने लिया डोमिनेंट कंडीशन में, सो दैट मींस ये नॉर्मल है। ध्यान से देख सकते हैं,
यहां पे कैपिटल ए है, ये दोनों अलील जो है ये डोमिनेंट कंडीशन में है, ये दोनों अलील जो है ये नॉर्मल कंडीशन में है, इसलिए ये प्लांट, ये ऑर्गेनिज्म नॉर्मल होगा, इससे कोई डिजीज नहीं होगी, क्योंकि जो जीन के अलील्स है वो नॉर्मल इन कंडीशन है, डोमिनेंट इन कंडीशन है। उसके बाद जो यहां पे मेरे पास दो और अलील्स है, स्मॉल ए, ये रिसेसिव कंडीशन में है। जब ये रिसेसिव कंडीशन में होंगे, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो जब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे ये डिजीज्ड होंगे। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो अलील्स, एक जीन के दो अलील्स रिसेसिव कंडीशन में होंगे, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो डिजीज्ड होगा। और जरा यहां देखिए, एक अलील डोमिनेंट, एक अलील रिसेसिव, ये तो नॉर्मल होगा लेकिन कैरियर है। क्यों कैरियर है? ये कैपिटल ए तो नॉर्मल अलील है, लेकिन इसके साथ दूसरा अलील जो है वो रिसेसिव है, यानी ये कभी भी ये रिसेसिव अलील किसी को भी दे सकता है, इसलिए मैंने कहा ये कैरियर है फॉर दिस रिसेसिव अलील। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब दो अलील एक जीन के या मोर देन वन जीन के जो अलील्स डोमिनेंट कंडीशन में होंगे वो ऑर्गेनिज्म नॉर्मल होगा। जब दो अलील्स एक जीन के रिसेसिव कंडीशन में होंगे वो डिजीज्ड होगा। और जब कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी कि एक अलील डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव होगा, वो नॉर्मल तो होगा लेकिन कैरियर होगा। जो नॉर्मल अलील्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो रिसेसिव अलील्स है उनके अंदर म्यूटेशन आ गई है, इसलिए वो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, यानी कि वो डिजायर्ड फिनोटाइप का कैरेक्टर नहीं बनाएंगे। तो जब वो अपना डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं बनाएंगे, डेफिनेटली उस ऑर्गेनिज्म में आइदर वो प्रोटीन एब्सेंट होगा या वो कैरेक्टर एब्सेंट होगा। सपोज अगर यहां पे स्मॉल ए हम लेते हैं, ये स्मॉल ए चूंकि रिसेसिव कंडीशन में है इसलिए अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। तो जब ये प्रोटीन नहीं बनाएंगे, जब ये अलील एक्सप्रेस नहीं होंगे, जब ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, तो दैट मींस वो प्रोटीन नहीं बनेगा। जब वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो उस ऑर्गेनिज्म में वो प्रोटीन एब्सेंट होगा। जब वो प्रोटीन एब्सेंट होगा तो वो बंदे में, उस ऑर्गेनिज्म में हम कह सकते हैं उसमें कोई डिजीज होगी या मल्टीपल डिजीज एक साथ हो सकते हैं, जिन्हें हम सिंड्रोम्स कहते हैं। जो ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। रिसेसिव क्यों कहा? मैंने आपको कहा जो जीन है जब वो रिसेसिव कंडीशन में आ जाएगा तब जाके उसका फिनोटाइप, तब जाके उसका इफेक्ट होगा। यानी कि जब तक वो जीन डोमिनेंट कंडीशन में है तब कोई असर नहीं होगा, तब कोई डिजीज नहीं होगी, तब कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब वो जीन, जब वो अलील रिसेसिव कंडीशन में आ जाएंगे तब जाके डिसऑर्डर होगा, इसलिए हमने इसको नाम दिया रिसेसिव डिसऑर्डर्स। लेकिन वाई ऑटोजोम्स? बिकॉज ये अलील्स, बिकॉज ये जीन्स ऑटोजोम्स में होते हैं। ऑटोजोम्स मींस वो क्रोमोजोम जो मेल और फीमेल में भी है। सो ये जो अलील्स है, ये जो जीन्स है ऑटोजोम्स में होते हैं, नाम दिया हमने उसको ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जब हम बात करेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की, ये मेल्स में भी ये डिजीज होगी और फीमेल्स में भी होगी, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर सेक्स में नहीं होगी, इसके लिए फ्री है, क्योंकि ऑटोजोम्स मेल्स में भी होते हैं, ऑटोजोम्स फीमेल्स में भी होती है। इस तरह ये डिसऑर्डर बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स को होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमें यह देखना है कि हमारे सिलेबस में आखिर ऐसा कौन सा डिजीज है जो हमें पढ़ने हैं। जहां तक हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक की ओर, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसने 5 मेन डिजीज का जिक्र किया है, यानी कि 5 मेन ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स का जिक्र किया है, जो शायद हम ये कह सकते हैं आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आपके नीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो डाउट इसके पहले जो मैंने फ्लो चार्ट दिया था डिजीज का या डिसऑर्डर्स का, वहां मैंने 5 डिजीज के बगैर बहुत सारी डिजीज लिखी थे ऑटोजोमल रिसेसिव कैटेगरी में, लेकिन यहां पे हम इन 5 को डिस्कस करेंगे। और इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, अल्का फिनाइल पीने से सिक थी। जैसे फिनाइल जो है, हम फिनाइल पिएंगे, ये जहर है, पॉइजन है, इससे हमारे अंदर डिसऑर्डर होगा, इससे हमारे अंदर प्रॉब्लम होगी। तो अलका ने क्या किया? अलका ने फिनाइल पिया, फिनाइल पीने से वो बीमार हो गई। तो इसी को हमने कैसे लिखा? अलका फिनाइल पीने से सिक थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अलका फिनाइल पीने से सिक थी।
अब यहां नहीं बोलना सर ये क्या लिखा से। जब आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो तब वहां ये नहीं देखते हो एस है या सी है, इट इंडिकेट्स एनीथिंग। तो पहला वर्ड है अल्का, अल्का का ए, ध्यान से देखिए बेटा, यह है अल्का का ए। जो अल्का का ए है इट स्टैंड्स फॉर एल्कप्टोन्यूरिया। तो पहली डिजीज जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एल्कप्टोन्यूरिया। उसके बाद फिनाइल पी स्टैंड्स फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो पहला था एल्कप्टोन्यूरिया और दूसरा था फिनाइल कीटोन्यूरिया। उसके बाद सी फॉर सिस्टिक फिब्रोसिस, यह भी आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है इस डिजीज को। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, यानी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता जिस बंदे को होगी उस बेचारे के लिए तो यह सबसे बड़ा दर्दनाक अजाब होगा। एंड देन टी थैलेसीमिया। सो मैं फिर रिपीट करता हूं, अल्का फिनाइल पीने से सिक थी। तो डिसऑर्डर में कौन कौन, अल्का का ए एल्कप्टोन्यूरिया, फिनाइल का पी फिनाइल कीटोन्यूरिया, से का सी सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल का एस सिकल सेल एनीमिया, थी का टी थैलेसीमिया। तो ये 5 डिसऑर्डर्स एल्कप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये 5 मेन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है जो हमारे टेक्स्ट बुक में, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में, जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। इन पे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और नीट के लिए। तो इनमें हम पहली डिजीज लेंगे एल्कप्टोन्यूरिया। सो द फर्स्ट डिसऑर्डर इज एल्कप्टोन्यूरिया। देखिए बेटा, हम जो डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं ये ऑटोसोमल है। तो इन 5 डिजीज का पहला, हर एक का पहला पॉइंट बनेगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यानी कि जो एल्कप्टोन्यूरिया है ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मैंने आपको पहले ही बोला एल्कप्टोन्यूरिया का जो जीन है वो होता है ऑटोसोमस में, लेकिन जब वो किस कंडीशन में आएगा, रिसेसिव कंडीशन में, तो तब ये डिसऑर्डर होगा। सो एल्कप्टोन्यूरिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कभी नीट में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा एल्कप्टोन्यूरिया, ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सो मेरे बच्चों, जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है वो है एल्कप्टोन्यूरिया। कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, क्रोमोसोम नंबर 3। यानी कि जो एल्कप्टोन्यूरिया का जीन है वो कहां पाया जाता है, वो पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 3 में। ये क्या है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी कि ये डिसऑर्डर जो है, ये जो एल्कप्टोन्यूरिया है, इट्स रिलेटेड विद द मेटाबॉलिज्म। जो हमारे अंदर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसी के साथ कनेक्टेड है। तो जो मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, उसी में एरर है, उसी में कुछ गड़बड़ है। लेकिन कब, इनबॉर्न, राइट फ्रॉम द बर्थ। तो पैदाइशी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एरर है, इसलिए इसको नाम दिया गया है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो होता क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हम लेते हैं फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, 2 अमीनो एसिड, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन 2 अमीनो एसिड। ये क्या है, लिवर में किस में कन्वर्ट होता है, होमोजेनेटिक एसिड। सो फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, डियर स्टूडेंट्स प्लीज एंड प्लीज, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन लिवर में कन्वर्ट होता है होमोजेनेटिक एसिड में, या जिसका दूसरा नाम है एल्कप्टोन। शॉर्ट में हमने लिखा है HGA, H फॉर होमो, G फॉर जेनेटिक, A फॉर एसिड। तो फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन लिवर में कन्वर्ट होते हैं होमोजेनेटिक एसिड में। होमोजेनेटिक एसिड और एल्कप्टोन फिर कन्वर्ट किए जाते बाय सीरीज ऑफ रिएक्शंस इनटू सिंपल अमीनो एसिड्स। वो सिंपल अमीनो एसिड फर्दर हमारे मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो होमोजेनेटिक एसिड या एल्कप्टोन सिंपल अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है ऑक्सीजनेस, या सिंपली हम कहते हैं उसको होमोजेनेटिक ऑक्सीजनेस। सो होमोजेनेटिक ऑक्सीजनेस, मैं रिपीट कर रहा हूं, होमोजेनेटिक ऑक्सीजनेस एक एंजाइम है जो एल्कप्टोन या होमोजेनेटिक एसिड को कन्वर्ट करता है सिंपल अमीनो एसिड में। मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा, फिनाइल एलानिन या टायरोसिन, उन्हें लिवर में मेटाबोलाइज किया जाता है होमोजेनेटिक एसिड या एल्कप्टोन में, और उसके बाद होमोजेनेटिक एसिड या एल्कप्टोन सिंपल अमीनो एसिड में कन्वर्ट किए जाते हैं
बाय रिएक्शन, बाय एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, और उस एंजाइम का नाम है होमोजेनेटिक ऑक्सीजनेस। इस होमोजेनेटिक ऑक्सीजनेस का जो जीन है वो पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 3 पे। यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर 3 है, चाहे वो पैटर्नल हो चाहे वो मैटरनल हो, जो होमोलॉग्स है उन्हीं पे पाया जाता है होमोजेनेटिक ऑक्सीजनेस का जीन। और अगर वो जीन में म्यूटेशन आ गई, अगर वो जीन रिसेसिव कंडीशन में आ गया, क्रोमोसोम नंबर थर्ड बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल, उस पे जो जीन है होमोजेनेटिक ऑक्सीजनेस वो आएगा रिसेसिव कंडीशन में, उसको होगी म्यूटेशन। तो जब उसको म्यूटेशन होगी, जब वो रिसेसिव कंडीशन में होगा, वो ये एंजाइम होमोजेनेटिक ऑक्सीजनेस नहीं बनाएगा। तो जब होमोजेनेटिक ऑक्सीजनेस एंजाइम नहीं बनेगा, क्या होगा? होमोजेनेटिक एसिड या एल्केप्टॉन सिंपल एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब होमोजेनेटिक एसिड या एल्केप्टॉन सिंपल एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनका कंसेंट्रेशन, उनकी लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज होगा। बेटा, होमोजेनेटिक ऑक्सीजनेस एंजाइम जो है ये एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि उसका जीन जो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 3 के बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम पे, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 3 के होमोलॉग पे, वो जीन, उस जीन को म्यूटेशन है, वो जीन रिसेसिव कंडीशन में है, इसलिए वो इस एंजाइम को नहीं बनाता है। तो जब वो इस एंजाइम को नहीं बनाएगा, होमोजेनेटिक एसिड या एल्केप्टॉन मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो जब वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, उसकी कंसेंट्रेशन हमारे बॉडी में इंक्रीज होगी। सो नेचुरल में ये कहेंगे कि जो एल्केप्टॉन या होमोजेनेटिक एसिड, उसकी फर्दर मेटाबॉलिज्म नहीं होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ होमोजेनेटिक ऑक्सीजनेस। इसलिए हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में होमोजेनेटिक एसिड या एल्केप्टॉन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया एल्केप्टॉन। नाउ जो ये एल्केप्टॉन है या जो होमोजेनेटिक एसिड है, ये लॉस होता है वाया यूरिन, क्योंकि जब ये हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी इस एक्सेस चीज को लॉस करेगी वाया यूरिन। तो ये एल्केप्टॉन लॉस होता है वाया यूरिन, इसलिए इसको बोलते हैं एल्केप्टॉन, ALKAPTON, एल्केप्टॉन। क्योंकि यहां पे एल्केप्टॉन लॉस हो रहा है वाया यूरिन, इसलिए यूरिया, एल्केप्टॉन यूरिया मींस लॉस ऑफ एल्केप्टॉन वाया यूरिया इन द यूरिन, इसको हम बोलते हैं एल्केप्टॉन यूरिया या एल्केप्टॉन यूरिया। सो डियर स्टूडेंट्स, होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीजनेस के एब्सेंट होने से, होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीजनेस के एब्सेंट होने से होमोजेनेटिक एसिड या एल्केप्टॉन कन्वर्ट नहीं हो रहा है सिंपल एमिनो एसिड्स में। इसकी वजह से जो लेवल ऑफ एल्केप्टॉन है या होमोजेनेटिक एसिड इंक्रीज होती है हमारे बॉडी में, इसी को हम, और ये लॉस होता है वाया यूरिन, इसी को हम बोलते हैं एल्केप्टॉन यूरिया या होमोजेनेटिक एसिड यूरिया। नाउ सिम्टम्स हम देखेंगे, तो सिम्टम्स में हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखो बेटा। It's very difficult to hold the phone from one hand and this. अब देखिए, जो होमोजेनेटिक एसिड है, जब यह या एल्केप्टॉन है, जब यह हमारे बॉडी में होता है, एक्सेस होगा, यह डिपॉजिट होता है कार्टिलेज पे, यह डिपॉजिट होगा टेंडन्स पे, यह डिपॉजिट होगा लिगामेंट्स पे, यह डिपॉजिट होता है हमारे जॉइंट्स में। सो यह हमारे बोन्स पे डिपॉजिट होता है, हमारे कार्टिलेज में डिपॉजिट होता है, हमारे टेंडन और लिगामेंट्स में डिपॉजिट होता है, और जो हमारी साइनोवियल जॉइंट्स है, यानी कि जो हमारी मूवेबल जॉइंट्स है, उनमें यह डिपॉजिट होता है। तो उसकी वजह से क्या है, एक तो हमें पेन होती है हमारी जॉइंट्स में, और आर्थराइटिस होता है, और हमारी कार्टिलेज और टेंडन जो ये हार्ड हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो ये एल्केप्टॉन है, ये लॉस होता है यूरिन से, जिसकी वजह से ये एल्केप्टॉन जो है किडनी में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक बन जाता है, और हमारे यूरिन का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो एल्केप्टॉन है इसकी ऑक्सीडेशन होती है हमारे किडनीज में,
तो किडनी में जब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो जब ये ब्लैक हो गया तो हमारा यूरिन का कलर भी क्या होता है? ब्लैक। इसलिए इस डिजीज को हम बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। ये इसका सबसे डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, यानी कि अगर हमें डायग्नोज करना है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है क्या इसको एल्केप्टोन्यूरिया है कि नहीं, तो हमें क्या करना है? हम सिंपली उसका यूरिन कलेक्ट करेंगे। यानी कि न्यू बॉर्न बेबी या किसी भी पेशेंट को अगर हमें चेक करना है कि कहीं इसको एल्केप्टोन्यूरिया तो नहीं है, हम उसका यूरिन कलेक्ट करेंगे। तो जब हम उसका यूरिन कलेक्ट करेंगे, उस यूरिन को आधे घंटे के लिए एक ही जगह रखेंगे। हम उसको रखेंगे एक ही जगह पे फॉर 30 मिनट्स। तो आधे घंटे के बाद उसका कलर अगर ब्लैक हो गया, यानी कि इस यूरिन का कलर अगर क्या हो गया? ब्लैक हो गया, दैट मींस इसको एल्केप्टोन्यूरिया है। सो रिपीट कर रहा हूं, डायग्नोज के लिए हम क्या करेंगे? अगर न्यू बॉर्न बेबी को हमें चेक करना है कि इसको एल्केप्टोन्यूरिया नहीं है, या किसी भी पेशेंट को चेक करना कि इसको एल्केप्टोन्यूरिया तो नहीं है, हम उसका यूरिन कलेक्ट करेंगे किसी बीकर में, और उस बीकर में उस यूरिन को रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर 30 मिनट्स अगर कलर ब्लैक आ गया, देन इट्स एल्केप्टोन्यूरिया। What is the reason for the black color? कि जो एल्केप्टोन लॉस होता है वया यूरिन, उस एल्केप्टोन की ऑक्सीडेशन होती है कहां? किडनी में, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक। इसलिए इस डिजीज का हमने नाम भी क्या दिया था? ब्लैक यूरिन डिजीज। नेक्स्ट हम लेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसको हम बोलते हैं PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखिए यह भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है वह है क्रोमोसोम नंबर 12। यह भी है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि यहां भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या होता है? एक एमिनो एसिड है फिनाइल एलानिन, जो फिनाइल एलानिन है उससे कन्वर्ट किया जाता है टायरोसिन में। यानी कि हमारे बॉडी में जो फिनाइल एलानिन है उसे कन्वर्ट किया करते हैं किसमें? टायरोसिन में। उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज। तो एक एंजाइम है, नाम सुनिए, फिनाइल एलानिन, यानी कि फिनाइल एलानिन की होती है हाइड्रोक्साइलेशन, OH ऐड किया जाता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज। तो फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट किया जाता है टायरोसिन में। एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज। नाउ इस फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम को बनाने के लिए जो जीन चाहिए वो होता है क्रोमोसोम नंबर 12। तो जो क्रोमोसोम नंबर 12 है, बोथ पैटर्नल एज वेल एज मैटरनल, उस पे जो जीन होता है वो जीन बनाता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज। अब अगर उस जीन का रिसेसिव कंडीशन हो गया, यानी कि अगर उस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, यानी कि अगर वो जीन बन गया रिसेसिव, व्हाट विल हैपन? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज नहीं बनेगा। तो जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा? हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन की कंसेंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जब हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, इसे क्या बोलेंगे हम? फिनाइल एलानीमिया, यानी कि इंक्रीज इन द कंडीशन ऑफ फिनाइल एलानिन, या हाइपर फिनाइल एलानीमिया, यानी कि इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ फिनाइल एलानिन। लेकिन इस फिनाइल एलानिन को किडनी क्या करती है? ऑक्सीडाइज। किडनी इस फिनाइल एलानिन, यानी कि जब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, अब ध्यान से सुनिए, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम एब्सेंट है, तो उसकी वजह से क्या होता है? फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो जब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसकी कंसेंट्रेशन हमारे बॉडी में इंक्रीज होगी। तो जब इसकी कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज होगी, हमारी किडनी इस फिनाइल एलानिन को ऑक्सीडाइज करेगी और कन्वर्ट करेगी किसमें? इनटू द फिनाइल कीटोन्स, into the phenyl ketones। तो जब ये फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होगा फिनाइल कीटोन्स में, किसकी वजह से? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन बाय किडनी, व्हाट विल हैपन? ये फिनाइल कीटोन लॉस होगा वाया यूरिन, इसलिए इसको नाम पड़ा है फिनाइल कीटोन्यूरिया। सो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों बोलते हैं हम इससे? जो फिनाइल कीटोन्स है, फिनाइल कीटोन्स कैसे बनता है? जब फिनाइल एलानिन मेटाबोलाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मेटाबोलाइज? क्योंकि उसका एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम एब्सेंट है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ये फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है इनटू फिनाइल कीटोन बॉडीज बाय द ऑक्सीडेशन। किडनी ऑक्सीडाइज करती है इनको, जिसकी वजह से ये फिनाइल कीटोन्स लॉस होते हैं वाया यूरिन, इसलिए हमको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया।
फिनाइल कीटोन यूरिया। तो जरा हम देखेंगे इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में क्या है बेटा, ध्यान से देखिए कि जो फिनाइल एलानीन है ये यानी कि फिनाइल कीटोन जो है ये डिपॉजिट होता है हमारे ब्रेन में, ये जमा हो जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ये जमा हो जाता है न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे, और इतना ही नहीं, दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स है वहां पे ये जमा हो जाता है। तो जब दिमाग में कंसंट्रेशन बढ़ गई फिनाइल कीटोन्स की, इससे क्या होती है, मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि न्यूरॉन काम नहीं कर पाते हैं, नर्व इंपल्स नहीं मूव कर पाती है। अब अगर नर्व इंपल्स मूव कर भी गई वो बहुत स्लो हो जाती है, डिले हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग की जो मेंटल आईक्यू है रिटार्डेशन होती है, दिमाग अंडर डेवलप्ड होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। और एक और बात है बच्चों कि जो ये फिनाइल एलानीन है ये एक्चुअली बनाता था टायरोसिन। टायरोसिन से हम बनाते हैं मेलानिन, जो हमारी बॉडी को कलर देते हैं, जो हमारी स्किन को कलर देते हैं, तो जो हमारी हेयर का भी कलर देते हैं, यानी कि जो हमारा ब्लैक कलर है इट्स बिकॉज ऑफ मेलानिन। तो अब जब हमारे बॉडी में मेलानिन बना ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो मेलानिन टायरोसिन से बनता था। टायरोसिन कहां से बनता था, फिनाइल एलानीन से। अब जब फिनाइल एलानीन है, जब हमारे बॉडी में फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बना ही नहीं, यानी कि जब म्यूटेशन हो गई जीन में, रिसेसिव हो गया, तो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना, तो उस एंजाइम ने क्या किया, उसने फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं किया। तो जब टायरोसिन में वो कन्वर्ट नहीं हुआ, उससे क्या हुआ, जो टायरोसिन है वो मेलानिन नहीं बनाएगा। तो जब मेलानिन नहीं बना, ध्यान से सुनिए, जब मेलानिन नहीं बना, व्हाट विल हैपन, हमारे बॉडी का जो कलर है, हमारे स्किन का जो कलर है वो बनेगा ही नहीं। जब हमारे बॉडी का कलर नहीं होगा, हम कैसे दिखेंगे, व्हाइट, डोंट से व्हाइट। दो तरह के, जो हमारी स्किन का कलर है वो नहीं, जो प्योर व्हाइट होता है वो, जिसको हम बोलते हैं एल्बिनिज्म या एल्बिनो उसको बोलते हैं, यानी कि जिसके बॉडी का कोई कलर ही नहीं है उसको बोलते हैं एल्बिनो। और इतना ही नहीं, ये जो PKU वाले हैं इनके बॉडी का जो स्मेल है वो अजीब सी होती है, इनके पसीने से एक अजीब सी गंदी बू आती है, मस्टी स्मेल, ऐसा लगता है जैसे अजीब सी बू आती है, जैसे लगता है सालों साल से इस बंदे ने नहाया ही नहीं है। तो अगर हमें देखना होगा डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, अगर हमें पहचाना होगा कि क्या ये PKU है, तो हमारे पास 3 कैरेक्टर, एक है मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा है एल्बिनो, और थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके स्किन से, उसके स्वेट से, उसके बॉडी से एक अजीब स्मेल आएगी जो मस्टी स्मेल है, एक गंदी स्मेल आ जाएगी। ये डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है किस चीज का, टू आइडेंटिफाई द फिनाइल कीटोन यूरिया। अब जो थर्ड डिजीज है वो है एल्बिनिज्म। नो डाउट जो हमने ट्रिक बताई उसमें मैंने तो ये नहीं बताया था, लेकिन एल्बिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बिनिज्म जो है ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का। क्या होता है कि फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट करना है मेलानिन पिगमेंट में, एंजाइम चाहिए टायरोसिनेज। फिनाइल एलानीन को हम कन्वर्ट करेंगे मेलानिन में। एक्चुअली क्या होता है कि फिनाइल एलानीन पहले कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, और फिर टायरोसिन कन्वर्ट होता है मेलानिन में। अब हमने शॉर्ट में ही लिखा है कि फिनाइल एलानीन से मेलानिन बनाना है, तो मेलानिन को बनाने के लिए हमें चाहिए कि एंजाइम टायरोसिनेज। तो जो टायरोसिनेज है, जब इसके जीन में म्यूटेशन होगी, जब टायरोसिन के जीन में क्या होगी, म्यूटेशन, यानी कि जब टायरोसिन एंजाइम बनेगा ही नहीं, जब टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बनेगा क्योंकि उसके जीन में म्यूटेशन है, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में मेलानिन नहीं बनेगा। तो जब हमारी बॉडी में पिगमेंट नहीं बनेगा, व्हाट विल हैपन, हमारी बॉडी का कोई कलर ही नहीं होगा। तो हमारी बॉडी का कलर क्या होगा, शाबाश, व्हाइट होगा, एल्बिनो होगा। तो हमारी बॉडी का पूरा कलर क्या होगा, एल्बिनो। तो इससे क्या होगा, जो हमारी आइरिस है या जो हमारी हेयर है उसमें भी पिगमेंट नहीं होंगे। इसलिए जो ये बंदे हैं इनको विजन में प्रॉब्लम होती है। जो एल्बिनो है इनमें जो ड्यू टू द लैक ऑफ आइरिस पिगमेंट, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, या इनको अलो नहीं कर पाते, आई के अंदर ये पासा नहीं होता है, इनको अजीब सी दुश्वारी हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो विजन है वो पुअर क्वालिटी है। इसलिए आपने देखा होगा जो एल्बिनो है वो क्या करता है, वो ब्लैक शीशा लगाता है। और एक और चीज, हमारे बॉडी में जो स्किन है उस स्किन में मेलानिन है। तो जब हमारी स्किन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ते हैं तो हमारा जो मेलानिन है उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोक के रखता है, डायरेक्टली उनको अलो नहीं करता हमारे बॉडी में।
लेकिन जो एल्बिनो है, चूंकि इसमें मेलानिन नहीं है, तो इसमें रिस्क है किस चीज का, कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इजीली पास ऑन हो जाएंगे स्किन में, जिसे उनको स्किन कैंसर्स है। यानी कि एज कंपेयर टू वी पीपल, एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, जो एल्बिनो वाले हैं इनको हाई रिस्क है कैंसर्स का, स्किन कैंसर्स का। कैसे है? क्योंकि उनके स्किन में मेलानिन नहीं है। तो जब मेलानिन नहीं है, जब सनलाइट पड़ेगी, तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ेगी, उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में तो मेलानिन रोकेगा, लेकिन इनके बॉडी में मेलानिन नहीं है, इजीली अलो करेगा, जिसकी वजह से इनकी स्किन डैमेज हो सकता है, स्किन सेल्स डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको स्किन कैंसर्स होता है। इनका रिप्रोडक्टिव लाइफ तो नॉर्मल है, इनका रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या है, नॉर्मल। लेकिन हाँ, जो मेन प्रॉब्लम है कि इनके पूरे बॉडी का कलर नहीं है, ये धूप में नहीं जा सकते, इनको देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, इनकी बहुत पुअर विजन है, इसलिए ये क्या करते हैं, अपनी आंखों पे हमेशा ब्लैक चश्मा लगाते हैं। अब एक नोट याद रखिए, एल्काप्टोन्यूरिया, PKU और जो एल्बिनिज्म है, ये तीनों एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स हैं। ध्यान से देखिए, एल्काप्टोन्यूरिया, PKU और जो क्या है एल्बिनिज्म, ये तीनों थे डिसऑर्डर्स किसके, इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म की। यानी कि इनका डिसऑर्डर है ड्यू टू एरर इन मेटाबॉलिज्म। लेकिन कौन सा मतलब मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये किसकी वजह से प्रॉब्लम है, अमीनो एसिड से। नाउ नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है टे सेक्स डिजीज। ये दो डिजीज है, टे सेक्स एंड गौचर्स डिजीज। इनके बारे में हमने लाइजोम में पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो लाइजोम में एंजाइम्स होते हैं, जब वो एंजाइम नहीं बनेंगे या उनमें से कोई एंजाइम एब्सेंट होगा तो गौचर्स डिजीज या टे सेक्स डिजीज है। अब दो में से, यानी कि टे सेक्स एंड गौचर्स डिजीज दोनों है लिपिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी कि इनका लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इन दो में से हम यहां पे सिर्फ एक ही डिजीज पढ़ेंगे, टे सेक्स डिजीज, जो ज्यादा कॉमन है और ज्यादा इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू गौचर। यानी कि बोथ टे सेक्स डिजीज एंड गौचर्स डिजीज किसकी वजह से है, कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में एरर है, यानी कि लिपिड मेटाबोलाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से डिजीज होती है। लेकिन हम इन दो में से सिर्फ एक ही डिजीज पढ़ेंगे, वो है टे सेक्स डिजीज। इसको नाम जो है टे सेक्स का जो नाम है, ये पढ़ा है दो साइंटिस्ट या दो फिजिशियन, दो डॉक्टर्स की वजह से। एक का नाम था वैरन टे और दूसरे का नाम था बर्नार्ड सैक्स। यानी कि दो है वैरन टे एंड बर्नार्ड सैक्स, उन्होंने पहली बार इस डिजीज को स्टडी किया, इससे उसका नाम पड़ा टे सेक्स डिजीज। यह भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और यह भी इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का। क्रोमोसोम कौन इन्वॉल्व है, 15th, जो क्रोमोसोम नंबर 15th है, बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल, उस पर एक जीन है जिसका नाम है हेक्सा जीन। वो हेक्सा जीन जो है उसी हेक्सा जीन में म्यूटेशन होती है, यानी कि जो हेक्सा जीन है, हेक्सा जीन में ही म्यूटेशन होती है। तो हेक्सा जीन जो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 15 पे, जब उस जीन को म्यूटेशन हो गई तो उसी की वजह से क्या होता है, ये डिसऑर्डर होता है हेक्सा जीन 15th क्रोमोसोम पे। तो ये जीन जो है हेक्सा जीन, ये एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है एन एसिटाइल हेक्सोस एमिनिडेज ए। एक एंजाइम है, मैं फिर रिपीट करता हूं, एन एसिटाइल हेक्सोस एमिनिडेज ए, या शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं हेक्सोस एमिनिडेज ए। एक इंपॉर्टेंट एंजाइम जो लाइसोसोम में पाया जाता है। ये जो एंजाइम है हेक्सोस एमिनिडेज ए, ये क्या करता है, इसका काम है गैंग्लियोसाइट्स और स्फिंगोलिपिड्स। गैंग्लियोसाइट्स और स्फिंगोलिपिड्स दोनों है लिपिड्स, गैंग्लियोसाइट्स और स्फिंगोलिपिड्स, उनका मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है, उस ब्रेन में जो गैंग्लियोसाइट्स है या स्फिंगोलिपिड्स, उनका मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबोलाइज कौन करता है, उनका हेक्सोस एमिनिडेज ए। तो हम यहां पे क्या देखें, एक रिएक्शन गैंग्लियोसाइट्स प्लस स्फिंगोलिपिड्स, इसका क्या हो जाता है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, बायोडिग्रेडेशन होता है, और कौन करता है, हेक्सोस एमिनिडेज ए। सो मेरे बच्चों, जो टे सेक्स डिजीज है, इसको नाम पड़ा है वैरन टे और बर्नार्ड सैक्स के नाम पे। ये जो टे सेक्स डिजीज है, ये इसमें जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है वो है क्रोमोसोम 15, और जो जीन होता है वो है हेक्सा जीन। जो हेक्सा जीन है, ये बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है एन एसिटाइल हेक्सोस एमिनिडेज ए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम जो
लाइसोसोम में है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये क्या करता है, इंसान के दिमाग में गैंग्लियोसाइट्स और स्फिंगोलिपिड्स को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है, उन्हें डिग्रेड करता है, उन्हें बायोडिग्रेड करता है। अब जब हेक्सा जीन में म्यूटेशन होगी, अब जब हेक्सोस एमिनिडेस एंजाइम नहीं बनेगा, ध्यान से, हेक्सोस एमिनिडेस ए एंजाइम जब नहीं बनेगा, व्हाट विल हैपन, ब्रेन में जो गैंग्लियोसाइड या स्फिंगोलिपिड्स है उनकी बायोडिग्रेडेशन नहीं होगी, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वो इंसान के दिमाग में इंक्रीज होंगे, जमा होंगे। सो एक इंसान के दिमाग में हेक्सोस एमिनिडेस ए के एब्सेंट होने से गैंग्लियोसाइट्स और स्फिंगोलिपिड्स की जो लेवल है या कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ गैंग्लियोसाइट्स एंड स्फिंगोलिपिड्स इंक्रीज होंगे इंसान के ब्रेन में, तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि जो ये गैंग्लियोसाइट्स और स्फिंगोलिपिड्स है ये इंसान के दिमाग में क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी, इन्फेक्शन, ये न्यूरॉन्स के लिए जहर बनेंगे, ये न्यूरॉन को डैमेज करेंगे, ये नर्व इंपल्स नहीं होने देंगे। तो जब नर्व इंपल्स नहीं मूव करेगा, जब न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, स्पेशली द मोटर न्यूरॉन्स, इंसान चल नहीं पाएगा। ये जो टे-सेक्स डिजीज है इसमें इंसान इनएबिलिटी टू मूव, इंसान चल नहीं पा रहा है, इंसान सुन नहीं पाता है, हियरिंग लॉस होती है, मसल स्टिफ होता है, मसल कंट्रैक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स ही एक्चुअली क्या करवाते हैं, मसल कंट्रैक्शन। तो जब मोटर न्यूरॉन ही डैमेज हो गए तो मसल कंट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, इंसान अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, स्वेलोइंग नहीं कर पाती है, इंसान में स्वेलोइंग नहीं होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं होती है, पैरालिसिस होती है। सो ध्यान से सुनिए मेरे बेटा कि जब एक एंजाइम हेक्सोस एमिनिडेस ए एब्सेंट होगा इंसान के दिमाग में, तो क्या होगा, गैंग्लियोसाइट्स और जो स्फिंगोलिपिड्स है उनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, उनकी बायोडिग्रेडेशन नहीं होगी, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिसकी वजह से द लेवल ऑफ गैंग्लियोसाइट्स एंड स्फिंगोलिपिड्स विल इंक्रीज इन द ब्रेन, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स, स्पेशली द मोटर न्यूरॉन, डैमेज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो मूव नहीं कर पाएगा, वो सुन नहीं पाएगा, वो देख नहीं पाएगा, उसकी मसल कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, वो स्वेलो नहीं कर पाएगा और वो पूरा पैरालाइज हो जाएगा। अगर हमें डायग्नोज करना होगा कि क्या इस बंदे में टे-सेक्स डिजीज है या नहीं, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल है कि हमें एंजाइम ऐसे करेंगे, एंजाइम कैलकुलेशन, यानी कि हम सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल, उसमें देखेंगे क्या हेक्सोस एमिनिडेस ए है कि नहीं, ये एक है। और दूसरा क्या देखा गया, अगर हमें इनबॉर्न नहीं देखना है, जल्दी से देखना है विदाउट एनी काइंड ऑफ टेस्ट, तो जो ये इन्फेंट होगा, जो ये न्यू बॉर्न बेबी होगा, टे-सेक्स, जिसको टे-सेक्स डिजीज होगी, उसका जो रेटिना है उस पर एक रेड, चेरी रेड का एक डॉट होगा, यानी कि जो ये इन्फेंट है जिसको टे-सेक्स डिजीज है उसके रेटिना पे एक रेड कलर का या चेरी के जैसा बिल्कुल एक डॉट होगा। अब अगर वो है, इट शोज कि उसको टे-सेक्स डिजीज है। और एक और चीज याद रखिए, जो टे-सेक्स डिजीज वाले पेशेंट्स है ये ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक पहुंचते हैं, यानी कि 4 साल की उम्र के तक ही इनकी मौत हो जाती है, यानी कि दे डाई विद इन द एज ऑफ 4। अब अगर कोई बाई चांस 1-2 अगर कोई बच भी गई तो ज्यादा से ज्यादा जो एज वो अटेन कर पाएंगे वो है 15 साल के बाद वो जी नहीं पाएंगे। तो मैक्सिमम एज जो है वो है 15 ईयर्स और मिनिमम जो है वो 4 ईयर्स, यानी कि देखा गया मेजॉरिटी केस में 4 साल के अंदर अंदर ही इनकी मौत होती है। अब अगर कोई ऐसा एक आध बच भी गया तो 15 साल तक वो अगर बच भी गया, 15 साल के बाद उसकी क्या हो जाएगी, मौत। यानी कि इसमें डेथ रेट है और एज का जो है वो है विद इन 4 to 15 ईयर्स। सो ये हमने पढ़ा इसके बारे में बेटा, ये था हमने पढ़ा टे-सेक्स डिजीज के बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सिस्टिक फिब्रोसिस। देखिए नाम से ही पता चलता है सिस्टिक फिब्रोसिस। हम कहते हैं फिब्रोसिस, फिब्रोसिस हम किसको कहेंगे, जब कोई सिस्ट जैसा कैरेक्टर बनेगा, यानी कि हार्ड सिस्ट बनेगा बॉडी में, उसी को बोलते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस। यह भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिस्टिक फिब्रोसिस जो है ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, 7th क्रोमोसोम। बेटा एक चीज मैं आपको बोलूंगा, छोड़िए आप डिस्क्रिप्टिव की बात, ये क्रोमोसोम नंबर याद रखना जरूरी है क्योंकि इन पे नीट में अक्सर ऑब्जेक्टिव आते हैं। नो डाउट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे तो हर चीज मेंशन करना है, हर पॉइंट मेंशन करना है, बिकॉज बोर्ड में यू हैव टू राइट, ये आपको वहां पे लिखना है, डिस्क्रिप्टिव है। तो लेकिन नीट में आपको एक पॉइंट कमाने के लिए ये ख्याल रखना है कि वहां बोला जाएगा कौन सा एंजाइम या कौन सा क्रोमोसोम या पर्टिकुलर कोई सिम्टम होगा।
तो जो सिस्टिक फिब्रोसिस है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें जो जीन है वो होता है प्रेजेंट कहां पे, क्रोमोसोम नंबर 7 में, यानी कि जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है दैट्स क्रोमोसोम नंबर 7। क्या होता है इसमें, म्यूकस जमा होता है। इस डिजीज में सबसे क्या है, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होती है किस चीज की, म्यूकस की, यानी कि म्यूकस की लेवल जो है वो इंक्रीज होगी। तो जब म्यूकस इंक्रीज होगा इससे क्या बनता है, फाइब्रस सिस्ट बनता है, हार्ड सिस्ट बनते हैं। तो फाइब्रस सिस्ट बनता है पेनक्रियाज में या एल्वियोले, लंग्स के एल्वियोले में बनता है, जिसकी वजह से इस डिजीज को नाम ही पड़ा है सिस्टिक फिब्रोसिस, यानी कि फाइब्रस सिस्ट बनते हैं इस म्यूकस की वजह से। कहां पे, पेनक्रियाज में, या बनते हैं कहां पे, स्पेशली इन द एल्वियोले ऑफ लंग्स, क्योंकि एल्वियोले जो है वो सबसे ज्यादा टारगेट है सिस्टिक फिब्रोसिस की। तो जब हमारी एल्वियोले में म्यूकस ज्यादा होगा तो इससे क्या होगी, हमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, कंटिन्यूअसली कफिंग होती है, सांस लेने में और सांस छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत मुश्किलात आते हैं। और इतना ही नहीं, हमें कंटिन्यूअसली कफ होता है। और एक और चीज, बाइल सेक्रीशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अब अगर उसने बाइल बनाया वो अपने उन बाइल डक्ट्स में नहीं डाल पाता, क्योंकि बाइल डक्ट्स ब्लॉक हुए होते हैं बिकॉज ऑफ इस म्यूकस की वजह से। लिवर में सिरहोसिस होती है, लिवर में इन्फ्लेमेशन होती है। और इतना ही नहीं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नीट के लिए याद रखोगे, फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो सोडियम क्लोरीन ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाता है। जो सिस्टिक फिब्रोसिस है इसमें क्या होता है, इसमें फाइब्रस बनते हैं, इसमें म्यूकस बन जाता है। तो जब म्यूकस बहुत ज्यादा बन गया, उसने फाइब्रस सिस्ट बना दिया, तो वो सिस्ट पेनक्रियाज में या पेनक्रियाटिक डक्ट में या लिवर में या लिवर के डक्ट में या लंग्स के एल्वियोले में या ब्रोंक्यूल्स में या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में, जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक सेक्रीशन में, जिसकी वजह से बाइल के प्रोडक्शन में बहुत ही डिफिकल्टी हो जाती है। यानी कि पेनक्रियाटिक जूस नहीं बना पा रहा है। अब अगर उसने पेनक्रियाटिक जूस बनाया, वो उसको पोर ओपन नहीं कर पा रहा, रिलीज नहीं कर पा रहा है ड्यूडिनम में। इसी तरह अगर बाइल बना भी तो बाइल को रिलीज नहीं कर पा रहा है लिवर इनटू द ड्यूडिनम। और इसी तरह सांस लेने और छोड़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। लिवर में इन्फ्लेमेशन होती है, क्लोराइड जो सोडियम क्लोराइड जो आयन चैनल है वो उसमें फेलियर होता है, क्लोराइड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्वेट में सोडियम एंड क्लोरीन की जो कंसेंट्रेशन वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो क्लोरीन है वो ज्यादा लॉस होता है वाया स्वेट। तो वैसे भी हमारा स्वेट जो है वो बिल्कुल नमकीन होता है, लेकिन इस केस में सिस्टिक फिब्रोसिस में सोडियम और क्लोरीन की जो कंसेंट्रेशन स्वेट में वो सबसे ज्यादा होती है। जब स्वेट में सोडियम और क्लोराइड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो डेफिनेटली स्वेट कैसा होगा, स्वेट होगा नमकीन, साल्टी इन टेस्ट। तो स्वेट विल टेस्ट साल्टी, इसीलिए हम स्वेट टेस्ट करते हैं। यही है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सिस्टिक फिब्रोसिस। हम इंसान के स्वेट को टेस्ट करेंगे, अगर वो टेस्ट बहुत ज्यादा नमकीन होगा, इससे पता चल सकता है कि शायद इसको सिस्टिक फिब्रोसिस है। तो अगर सिस्टिक फिब्रोसिस को हमें डायग्नोज करना है, इसके लिए है स्वेट टेस्ट। स्वेट टेस्ट क्या है कि जो इस पेशेंट का स्वेट होगा उसमें बहुत ज्यादा सोडियम और क्लोरीन होगा, जिसकी वजह से वो सोडियम और क्लोरीन इसको कौन सा टेस्ट देगा, साल्टीन टेस्ट। ये था सिस्टिक फिब्रोसिस। नेक्स्ट है एनोप्थेल्मिया। अगेन आप बोलोगे सर आपने तो पहले ट्रिक में 5 ही डिजीज बोले थे, तो ये कहां से आ गया। ये डिजीज भी मैंने आपको फ्लो चार्ट में तो पहले ही दिखाया था, लेकिन ये जो है इसके हमें डिस्क्रिप्टिव या सिम्टम्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो है आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। लेकिन यहां पे मैं इनके बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना पसंद करूंगा, एनोप्थेल्मिया। एनोप्थेल्मिया से बोलते हैं, हम इसको पढ़ते हैं एनोप्थेल्मिया। एन गो विदाउट, ऑप्थ गो आई, ऑप्थेल्मिया यानी कि विदाउट आई। ये एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आंख नहीं बनती है। अब आप खुद ही सोचिए, आंख बंद करके, ऑर्बिट है, कैविटी है, यानी कि ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जिसमें आंख होती है। हमारी जगह जहां पे आंख फंसी हुई है ना, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। अब आप सोचिए कि इंसान की आंख ही नहीं है लेकिन ऑर्बिट है, वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है लेकिन उसके अंदर आंख नहीं है, तो वो बंदा कैसे दिखेगा। सो उसी को बोलते हैं एनोप्थेल्मिया। एनोप्थेल्मिया मींस एब्सेंस ऑफ वन और बोथ आईज, यानी कि या तो एक या दोनों आंखें क्या बनी ही नहीं है। तो वो बंदा जिसको आंख ही नहीं होगा वो कैसे दिखेगा, या जिसके पास एक आंख है एक नहीं है तो वो अजीब से दिखेगा। सो एब्सेंस है।
दूसरा है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज के मुतालिक बस ये याद रखिए, वहां पे कॉपर की एक्यूमुलेशन होती है। लिवर में, ब्रेन में और आंख में कॉपर की एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो विल्सन डिजीज में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर, और एनॉप्थेल्मिया में क्या होता है, या तो एक या दोनों आंखें नहीं होती है। अब उसके बाद जो डिजीज है वो है सिकल सेल एनीमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए, सिकल सेल एनीमिया, इसमें बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन आएगा और नीट के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन आएगा। सिकल सेल एनीमिया, पहले हम इस नाम से क्या है, सिकल सेल, और साथ लास्ट में क्या है, एनीमिया। एनीमिया वर्ड हम तब यूज करते हैं जब इंसान के अंदर आरबीसी का जो काउंट है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। सो व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ आरबीसी डिक्रीज, इट्स एनीमिया। तो यहां पे सिकल सेल, तो डेफिनेटली ये किसके साथ डील करता है, आरबीसी के साथ। जो आरबीसी है जिनका नॉर्मल शेप बाइकन्वेक्स होता है, वो शेप चेंज होगी, क्या बनती है, सिकल शेप बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। यानी कि शेप ऑफ आरबीसी चेंज फ्रॉम नॉर्मल टू एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या है, बाइकन्वेक्स, एबनॉर्मल क्या है, सिकल शेप, इसको नाम पड़ा है सिकल सेल एनीमिया। ध्यान से देखिए, यह भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये डिजीज। ये भी वही डिजीज है जो इससे पहले हमने एल्काप्टोन्यूरिया या हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ा है। वहां भी क्या होता था, वहां भी हमने क्या देखा कि वहां पे रिसेसिव जीन और रिसेसिव होता है और वो ऑटोसोम्स पे है। तो यहां भी जो जीन इन्वॉल्व होगा वो ऑटोसोम्स पे होगा, इसलिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा क्रोमोसोम, याद रखिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर 11। यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें जो रिसेसिव होता है जीन, वो जीन कहां पे पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है एबनॉर्मल। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, एक है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन में डिफेक्ट होने की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव बन जाता है, इसलिए हम कहते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो ये जो डिजीज है इसे कंट्रोल करते एक सिंगल पेयर ऑफ एलील, यानी कि एक पेयर ऑफ एलील। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यह है हीमोग्लोबिन ए। ध्यान से देखिए, ये हीमोग्लोबिन ए है। हीमोग्लोबिन ए में दो एलील्स होते हैं, ए एंड ए। जब ए एंड ए होगा तो ये नॉर्मल होगा ये बंदा। अंडरस्टैंड कीजिए बेटा, ये देखिए यहां पे हीमोग्लोबिन ए, तो इसके एलील्स क्या होंगे, ये इसका पैटर्नल क्रोमोसोम, ये मैटरनल क्रोमोसोम, ये एक एलील, ये दूसरा एलील। तो ये जो दो एलील्स है ये होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये नॉर्मल होगा। अब जरा यहां देखिए, ये हीमोग्लोबिन का है, सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन, यानी कि वो हीमोग्लोबिन जो डिफेक्टिव है। अब ध्यान से देखिए, यह है डिफेक्टिव, यह है डिफेक्टिव, यानी कि दोनों एलील्स क्या है, रिसेसिव कंडीशन में। यहां दोनों एलील क्या थे, डोमिनेंट कंडीशन में। यहां दोनों एलील क्या है, रिसेसिव कंडीशन, मींस ये क्या है, डिजीज। इसे क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया। जरा एक और देखिए, एक नॉर्मल एलील है, HbA नॉर्मल एलील है, लेकिन दूसरा एलील क्या है, डिफेक्टिव है, रिसेसिव है, सिकल सेल शेप्ड है। S मींस ये रिसेसिव है, ठीक है। हियर S स्टैंड्स फॉर, ये डिफेक्टिव है यानी कि रिसेसिव। तो ये क्या होगा, HbAS, ये हेटेरोजाइगस है, यानी कि एक एलील नॉर्मल है तो एक एलील डिफेक्टिव है। तो ये बंदा जो होगा ये नॉर्मल होगा लेकिन कैरियर होगा। क्यों कैरियर होगा, क्योंकि इसके पास एक नॉर्मल एलील है और दूसरा डिफेक्टिव एलील है। नॉर्मल एलील तो अपना काम करेगा लेकिन डिफेक्टिव एलील काम नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको कहा कि ये नॉर्मल है लेकिन कैरियर है। तो ये जो है यहां दोनों एलील डिफेक्टिव है तो ये डिजीज है, इसको होगा सिकल सेल एनीमिया। तो यहां पे 3 जीनोटाइप पॉसिबल है सिकल सेल एनीमिया में। कौन कौन सा जीनोटाइप, एक वो है जो नॉर्मल बट होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो नॉर्मल होगा। तो जब दोनों एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में होंगे लेकिन डोमिनेंट में, तो जब दोनों एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में होंगे लेकिन क्या होंगे, वो डोमिनेंट कंडीशन में, तो वो होंगे नॉर्मल। लेकिन जब दोनों एलील रिसेसिव कंडीशन में आ जाएंगे और वो क्या आएगा, वो डिजीज्ड होगा, उसे सिकल सेल एनीमिया होगा। लेकिन जब एक एलील डोमिनेंट होगा और एक एलील रिसेसिव होगा तो वो क्या होगा, वो तो नॉर्मल होगा लेकिन कैरियर होगा। क्यों कैरियर, क्योंकि उसके अंदर एक डिफेक्टिव एलील है। तो 3 जीनोटाइप्स है, जैसे मैंने पहले दिखाया,
HbA ये नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल मीन्स इसमें दो अल्फा और दो बीटा चेन बनेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला जो हीमोग्लोबिन है उसमें दो पार्ट आते हैं, हीम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट। जो ग्लोबिन पार्ट है उसमें होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है यानी कि वो हीमोग्लोबिन जिसके पास दोनों अलील्स नॉर्मल है, जिसके पास दोनों अलील्स डोमिनेंट कंडीशन में है, तो वो दोनों डोमिनेंट कंडीशन वाले बंदा क्या होगा, नॉर्मल, क्योंकि उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन बनेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, हमारे पास एक और बंदा है, उसके पास एक डोमिनेंट अलील है और दूसरा रिसेसिव अलील है। यह तो नॉर्मल होगा क्योंकि इसका एक अलील यानी कि 50%, इसमें 2 अलील्स है, 50% नॉर्मल है और 50% डिफेक्ट है, इसलिए यह नॉर्मल होगा। लेकिन कैरियर होगा क्योंकि यह किस चीज को कैरी करता है, 50% ऑफ रिसेसिव अलील को। अब जरा यहां देखिए, यहां दोनों अलील रिसेसिव कंडीशन में है, तो जब यहां पे दोनों अलील रिसेसिव कंडीशन में होंगे, ना अल्फा चेन बनेगी ना बीटा चेन बनेगी। तो जब ना अल्फा चेन बनेगी ना बीटा चेन बनेगी, इस बंदे को होता है डिजीज, इस बंदे को होता है ये सिकल से एनीमिया। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये बचपन में ही मरते हैं, कुछ तो मरते हैं बिफोर बर्थ और कुछ कहते हैं पैदा होने के इमीडिएटली बाद मरते हैं। ये लीथल जीन है, यानी कि ये जो रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया जीन है ना, ये जो रिसेसिव जीन है S&S, इनको बोलते हैं लीथल जीन्स। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ऑर्गेनिज्म को मौत होती है। सो ये आपको पढ़ना है शायद बॉटनी में, वो जीन्स जिनकी वजह से मौत होती है, डेथ होती है, उन्हें हम बोलते हैं लीथल जीन्स। तो यहां पे जो HbS एंड HbS है, ये दोनों अलील क्या है, रिसेसिव कंडीशन में। तो जब ये रिसेसिव कंडीशन में है तो इसकी वजह से क्या होता है, बंदे को डिजीज होती है, बंदे को सिकल सेल एनीमिया होता है, यानी कि पेशेंट की मौत होती है अर्ली एज में, यानी कि कहा जाता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इनकी डेथ होती है। लेकिन जो ये कैरियर वाले हैं, यानी कि जो कैरियर वाले, ये तो नॉर्मल है, ये तो जिएंगे, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम होगी तब जब कंसेंट्रेशन ऑफ O2 कम होगा। ध्यान से देखिए, जो ये कैरियर वाले ये तो नॉर्मल है क्योंकि इनका 50% अलील जो है वो नॉर्मल है। ये देखिए 50%, ये 2 अलील में से 50% ये नॉर्मल है और ये 50% क्या है, डिफेक्टिव है, तो ये नॉर्मल होगा। लेकिन ये कैरियर है और ये कंडीशन बीमारी है, यानी कि इस बंदे को हम बोलेंगे कि अगर ये जाएगा हायर ऑल्टीट्यूड पे जहां पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है तो इसे प्रॉब्लम होगी। या जब ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेगा या हैवी वर्क करेगा, उस वक्त इसे प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब हमें 3 जीनोटाइप्स पता चले, किसमें, हीमोग्लोबिन में। एक वो जो नॉर्मल है, जिसके दोनों अलील्स डोमिनेंट कंडीशन में, उससे कोई बीमारी नहीं है, उससे सिकल से एनीमिया नहीं है। दूसरा वो जिसके दोनों अलील रिसेसिव कंडीशन में होंगे, वो तो मर जाएगा। अब बचा कौन इन दो में से, कैरियर। यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिर्फ किसका, कैरियर का, क्योंकि वो नॉर्मल होगा लेकिन उसके अंदर रिसेसिव अलील है और उससे सिम्टम्स होंगे, उससे वो सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स होंगे तब जब वो कोई क्या करेगा, हायर ऑल्टीट्यूड पे या स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेगा। जरा कैसे, जरा इसके लिए एक चार्ट दिखाएंगे मैं, ध्यान से देखो बेटा, इस चार्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए पहले हम लेंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन। यहां देखिए बेटा, दिस इज अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, N फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। हम बात करेंगे किस चेन की, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो ये देखिए, ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। हम लेते हैं 6th कोडॉन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब थोड़ा यहां मैं डाइवर्ट हो जाता हूं क्योंकि अभी आपने बॉटनी में शायद नहीं पढ़ा होगा, जेनेटिक कोड पढ़ना है। तो जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड है और बना है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का। वो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो डीएनए का जो हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उस पे जो कोडॉन्स है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, जब वो मैसेंजर आरएनए बनाते हैं तो मैसेंजर आरएनए में जब वो ट्रांसलेट होता है, यानी कि जब डीएनए ने क्या बनाया, आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए जेनेटिक कोड की जरूरत होती है। जेनेटिक कोड मीन्स कि जो आरएनए है वहां पे जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। सपोज अगर मेरे पास एक
डीएनए है जिसने आरएनए बनाया, और उस आरएनए में 15 न्यूक्लियोटाइड्स है। अंडरस्टैंड कीजिए, उस आरएनए में 15 न्यूक्लियोटाइड्स है। दैट मीन्स उसमें 5 ट्रिपलेट कोडान्स है, क्योंकि 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स एक कोडान बनाते हैं। तो जब 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक कोडान बनाएंगे तो एक कोडान एक एमिनो एसिड को कोड करता है। अब मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, जिसका 6th पोजीशन है, यानी कि हमने लिया 6th पोजीशन। ये उस 6th पोजीशन में कौन सा कोडान है, CTC। C फॉर साइटोसिन, T फॉर थाइमीन एंड C फॉर साइटोसिन। रिपीट कर रहा हूं, जो 6th पोजीशन है, देखिए हम स्टार्ट करेंगे डीएनए का। थोड़ा डिफिकल्ट होता है यहां पे समझाना, क्योंकि इसको लिखना था जरूरी बोर्ड पे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ले रहे हैं एक डीएनए जहां हमने स्टार्ट किया पुश नंबर 1 से। सपोज पुश नंबर 1 पे 3 कोडान है, AGC, उसके आगे फिर आएगा CTC, हो गया दूसरा कोडान, फिर आएगा GGA, हो गया 3rd कोडान, फिर आएगा ACC, हो गया 4th कोडान, फिर आएगा ACG, हो गया 5th कोडान। उसके बाद जो 6th कोडान आता है वो है CTC। ये देखिए CTC, ये 6th पोजीशन है। तो C किस किस का कंप्लीमेंट्री कौन का है, ग्वानिन। पढ़ा है 11th में। C हमेशा, साइटोसिन हमेशा किसके साथ पेयर करेगा, ग्वानिन के साथ। थाइमीन हमेशा किसके साथ पेयर करेगा, एडेनिन के साथ। और साइटोसिन यहां पे ग्वानिन के साथ। तो ये 3 ट्रिपलेट कोडान्स है। अब देखिए 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, तो ये यहां पे उन्हें कंप्लीमेंट्री पेयर बनाया है, साइटोसिन का ग्वानिन, थाइमीन का एडेनिन और साइटोसिन का ग्वानिन। ये ट्रिपलेट कोडान है। अब देखिए ये 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, पेयर, ये हुआ एक पेयर, ये हुआ दूसरा पेयर, ये हुआ 3rd पेयर। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, ये बनता है एक कोडान, और इसकी पोजीशन क्या है, 6th पोजीशन है। तो ये जो ट्रिपलेट कोडान है ये करता है ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता ही है डीएनए करता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से हम क्या बनाते हैं, आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो यहां पे हमने क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए बनाया हमने। ये देखिए मैसेंजर आरएनए बनाया। तो कैसे, ध्यान से देखिए। तो यहां पे 2 कोडान्स है ना, ये एक, यहां पे 2 स्ट्रैंड्स है, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरी स्ट्रैंड। ये जो दूसरी स्ट्रैंड है इसने क्या किया, आप देखिए ये दूसरी स्ट्रैंड बनाएगी आरएनए। ये आपको पढ़ना है बॉटनी में, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। आप देखिए ये वाला स्ट्रैंड नहीं, खाली ये वाला स्ट्रैंड क्या बनाएगा, आरएनए। तो ग्वानिन हमेशा पेयर किसके साथ करेगा, ओ सॉरी ये वाला, मैंने ये वाला लिया, सॉरी। साइटोसिन का क्या आ जाएगा, ग्वानिन। थाइमीन का क्या आ जाएगा, एडेनिन। और साइटोसिन का क्या आ जाएगा, ग्वानिन। तो मैंने ये वाली स्ट्रैंड का लिया है आरएनए, यानी कि इस स्ट्रैंड ने क्या बनाया है, आरएनए। साइटोसिन का ग्वानिन, थाइमीन हमेशा पेयर करता है एडेनिन के साथ, और साइटोसिन पेयर करता है ग्वानिन के साथ। तो यहां पे आरएनए में आ गया ट्रिपलेट कोडान। तो ये देखिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, GAG। तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, ये जो ट्रिपलेट कोडान है, तो ये एमआरएनए पे होता है, ये करता है ट्रांसलेशन, ये बनाएगा, ये कोड करेगा एमिनो एसिड को। किसे कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को। तो ध्यान से सुनिए, जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है किसमें, हीमोग्लोबिन में, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा 2 बीटा। तो जो 2 बीटा है, उस बीटा का जो पोजीशन नंबर 6 होता है, यानी कि जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका जो पोजीशन नंबर 6 है, वहां पे कौन सा एमिनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। क्यों, क्योंकि जो पोजीशन नंबर 6 पे कोडान है CTC, ये जब आरएनए को कोड करता है, ये बनाता है GAG। तो वो GAG किसे कोड करेगा, ग्लूटामिक एसिड को। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जब एरर होता है, जब म्यूटेशन होती है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां हुई है पॉइंट म्यूटेशन। कैसे, थाइमीन के बदले एडेनिन आ गया। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, यानी कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन या रिसेसिव हीमोग्लोबिन जो है, उसमें क्या होता है, जो रिसेसिव हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है कि जो 6th पोजीशन पे थाइमीन होता है, वो उसको रिप्लेस करता है कौन, एडेनिन। थाइमीन जो है ये पैरिमिडीन है, एडेनिन जो है ये प्यूरिन है। ये बन गया ट्रांसवर्जन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, ट्रांसवर्जन इज दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन इन विच
प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन एंड पायरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। यहां पे क्या था? थाइमीन। ये थाइमीन क्या है? पायरिमिडिन। इसे रिप्लेस कौन करता है? एडेनिन। तो एडेनिन क्या है? प्यूरिन। तो एक्चुअली कोडॉन क्या होना चाहता? CTC, लेकिन आया क्या? CAC। पॉइंट म्यूटेशन, मैंने आपको उसी वक्त बोला कि जब सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा, when there is only change in one nucleotide, हम इसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो आप देखिए यहां पे C, यहां भी C, यहां भी C, यहां भी C, लेकिन चेंज आ गई एक मिडल वाले न्यूक्लियोटाइड में, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। थाइमीन को रिप्लेस करता है एडेनिन, पायरिमिडिन को रिप्लेस करता है प्यूरिन, इस ट्रांसवर्जन। तो जब ये CAC आ गया, अब जरा देखिए C किसको कोड पेयर करेगा? गुआनिन के साथ, ठीक है। ये C भी किसके साथ पेयर करेगा? गुआनिन के साथ, ठीक है। लेकिन थाइमीन के बदले एडेनिन के आने से एडेनिन किसे पेयर करेगा? थाइमीन को। तो जब एडेनिन ने थाइमीन को पेयर किया, तो अब जरा देखिए इसके बाद क्या होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो जब RNA बनेगा, आप अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज। यहां साइटोसिन किसे पेयर करता है? गुआनिन को। यहां साइटोसिन किसे पेयर करता है? गुआनिन को। लेकिन यहां एडेनिन के बदले क्या आता है? यूरैसिल। यहां थाइमीन था, थाइमीन के बदले क्या आ गया? एडेनिन। सिर्फ मैं RNA की बात कर रहा हूं, तो RNA में एडेनिन, थाइमीन के बदले कौन आता है? यूरैसिल। क्योंकि एडेनिन हमेशा पेयर करता है किसके साथ? थाइमीन के साथ। लेकिन जब बात होगी RNA की, तो RNA में थाइमीन के बदले क्या होगा? यूरैसिल। तो यहां एडेनिन के बदले क्या आ गया? यूरैसिल। तो जरा आप ध्यान से देखिए, यहां था GAG, यहां क्या आ गया? GUG। सिर्फ इन दो को कंपेयर कीजिए, एक न्यूक्लियोटाइड में फर्क है। यहां एडेनिन है, यहां यूरैसिल है। यहां एडेनिन क्यों आ गया? क्योंकि यहां पे थाइमीन था। थाइमीन हमेशा पेयर करता है एडेनिन के साथ, लेकिन थाइमीन को म्यूटेशन की वजह से, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से रिप्लेस हुआ किसके साथ? एडेनिन के साथ। तो एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा? RNA में यूरैसिल के साथ। तो क्या बना? GUG। तो GUG किसे कोड करता है? वैलिन को। आप देखिए यहां पे था GAG, ये तो वैसी बात हुई ना कि अगर CAT हम लिखेंगे कैट, अगर C को रिप्लेस करेंगे B से तो क्या बनेगा? बैट। कैट और बैट में हेल ऑफ डिफरेंस है, उनकी मीनिंग में डिफरेंस है। तो यहां पे GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, लेकिन यहां पे GUG कोड करता है वैलिन को। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से एमिनो एसिड की कोडिंग भी चेंज हो गई। होना चाहे था पोजीशन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड, लेकिन आ गया क्या? वैलिन। बस ये डिफेक्ट होता है, ये दिस इज द ओनली डिफेक्ट। तो सिकल सेल एनीमिया में जो ओनली डिफेक्ट है नॉर्मल हीमोग्लोबिन और जो सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन और जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि पोजीशन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। यानी कि जो ग्लूटामिक एसिड है वहां पे कौन आता है? वैलिन। ग्लूटामिक एसिड को निकाल के किसे डाला जाता है? वैलिन को। बाकी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन सेम होती है। वो यानी कि जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सब बिल्कुल क्लियर होती है, नॉर्मल होती है, सिवाय एक कि पोजीशन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या आ गया? वैलिन। तो जब पोजीशन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड के बदले वैलिन आ गया, ये बन गया सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ये बन गया रिसेसिव हीमोग्लोबिन, ये बन गया डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। तो इस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होगा? जो आरबीसी बाइकन्वेक्स है, नॉर्मल शेप जो है आरबीसी की, उसकी शेप क्या होती है? सिकल शेप। तो यहां पे आरबीसी की शेप क्या थी? बाइकन्वेक्स। अब शेप क्या आ गई? सिकल शेप। आप देखिए सिर्फ एक एमिनो एसिड के चेंज होने से, सिर्फ ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करने से, यानी कि वैलिन ने ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया, तो सिर्फ वैलिन के आने से क्या हुआ? आरबीसी का बाइकन्वेक्स शेप चेंज हुआ इनटू सिकल शेप्ड आरबीसी। इसलिए इस डिजीज को हमने नाम क्या दिया है? सिकल सेल एनीमिया। अब जरा सिम्टम्स देखेंगे। तो जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन गया, मैं किन की बात कर रहा हूं? कैरियर वाले की। क्योंकि जो रिसेसिव होगा होमोजाइगस कंडीशन में, ध्यान से देखिए, जिसके दोनों हीमोग्लोबिन यानी कि जिसके दोनों अलील्स होंगे रिसेसिव कंडीशन में, तो उसकी तो मौत होती है। लेकिन जो कैरियर वाला है, जब कैरियर वाला यानी कि वो बंदा जिसका एक अलील नॉर्मल और एक अलील क्या है? रिसेसिव, उसको क्या होगा? जब वो जाएगा हायर ऑल्टीट्यूड पे, जब वो कहेगा मुझे ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो उसको क्या होगा? वहां डिफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की।
तो जो ही वहां पे ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होंगी, उसके आरबीसी एब्रप्टली क्या किसमें कन्वर्ट होंगे, सिकल शेप में, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, जिसकी वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी, और इवन दिमाग का जो है सप्लाई ऑफ O2 प्रॉपरली नहीं होगा। तो जब म्यूटेशन होगी, यानी कि जब 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले कौन आ गया, वैलिन, बाइकॉन्वेक्स आरबीसी किस में कन्वर्ट हो गए, सिकल शेप में। ये तो मेन इफेक्ट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी इफेक्ट। तो कभी अगर नीट पे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कुछ नहीं, आरबीसी की जो शेप है बाइकॉन्वेक्स, वो शेप चेंज हो गई किसमें, सिकल शेप में। उसके साथ अब क्या होगा, जब एबनॉर्मल आरबीसी यानी कि सिकल शेप्ड आरबीसी जो है ये पासा नहीं हो सकते हैं कैपिलरी से, तो ये एक ही जगह कैपिलरी में जमा हो जाती है, क्लॉग करते हैं, क्योंकि इजीली, क्योंकि उनकी जो शेप है ना, कैपिलरी से उनको एंटर होना है आर्टरीज या वीन्स में, या ये कंटिन्यूस सर्कुलेट होते हैं आर्टरी टू कैपिलरी, कैपिलरी टू वीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कोगुलम बन जाते, क्लॉग करते, एक ही जगह कैपिलरी में जमा हो जाते। तो जिसकी वजह, क्योंकि इनकी शेप जो है वो एबनॉर्मल है, वो कैपिलरी के लिए ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं, ये एक ही जगह जमा हो जाती है, कैपिलरी में ब्लॉक करते हैं। तो जब ये कैपिलरी में ब्लॉक करेंगे, उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है या ऑक्सीजन की जो सप्लाई, ध्यान से सुनिए, जब एबनॉर्मल आरबीसी यानी कि सिकल शेप्ड आरबीसी ने क्या किया, जब ये कैपिलरी में ब्लॉक हो गई, क्लॉग हो गई, व्हाट विल हैपन, जो ब्लड सप्लाई है या जो ऑक्सीजन सप्लाई है किसको, ऑर्गन्स को, वो डिक्रीज होगा। तो इससे क्या है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, ना तो उनको ब्लड मिलेगा अच्छे से, ना उनको ऑक्सीजन मिलेगा, तो इससे हो जाएगा हिपोक्सिया, यानी कि ऑर्गन्स विल फेस डिफिसिट ऑफ ऑक्सीजन, और उन्हें ब्लड भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, ब्रेन जो है सबसे ज्यादा डैमेज ब्रेन को होगी, क्योंकि 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट जो हमारा है वो जाना चाहिए ब्रेन को, लेकिन जब ब्रेन को सप्लाई, ना ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है ना ऑक्सीजन सप्लाई, तो हमारा ब्रेन जो है वो कोमा में चला जाएगा, उसको डैमेज हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आरबीसी प्रीमैचुरली मर जाएंगे। तो जब आरबीसी की मौत होगी तो आरबीसी का नंबर जो है वो काउंट जो कम होगा, इसे एनीमिया होगा। और जब आरबीसी की मौत होगी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, स्प्लीन, तो स्प्लीनोमेगाली होगी, तो हमारे स्प्लीन में इन्फ्लेमेशन होगी, वर्म गैस, तो इसे बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। सो प्राइमरी इफेक्ट क्या है कि आरबीसी कन्वर्ट होंगे सिकल शेप में, और सेकेंडरी इफेक्ट क्या है कि आरबी जो ये डिफेक्टिव आरबीसी है, ये कैपिलरीज में एक ही जगह क्लॉग होंगे, ब्लॉक होंगे, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई ऑर्गन्स को डिक्रीज होगी, ब्रेन डैमेज होगा, एनीमिया होगा, आरबीसी की डेथ होगी, जॉन्डिस हो सकता है, हिपेटोमेगाली होगा और स्प्लीनोमेगाली होगा। इज दैट क्लियर? जिन बंदों को मलेरिया होता है, यानी कि जहां पे मलेरिया होता है, जैसे अफ्रीकन इलाके की बात करेंगे जहां पे जो सबसे ज्यादा प्रोन है मलेरिया के लिए, तो जहां पे हम ये कहेंगे जो मलेरिया प्रिवेलेंट एरियाज है, यानी कि जहां पे मलेरिया का ज्यादा खतरा है, तो वहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उससे तो मलेरिया होगा, क्योंकि आरबीसी की शेप नॉर्मल होगी, तो मलेरिया के जो पैरासाइट्स है या हम कहते हैं स्पोरोजाइट्स है, वो इजीली आरबीसी में एंटर होंगे। जो जिनके दोनों अलीज रिसेसिव होंगे, यानी कि जिसको सिकल से एनीमिया होगा, जिसके दोनों अलीज रिसेसिव होंगे, वो तो डिजीज है, वो तो मर जाएगा। लेकिन जो कैरियर है, ध्यान से देखिए, जो कैरियर है उसके आरबीसी की शेप क्या है, सिकल शेप, और जो मलेरियल पैरासाइट्स के स्पोरोजाइट्स है, इन्फेक्टिव स्टेज है, तुम हका और एसिड, वो इस सिकल शेप आरबीसी में एंटर नहीं हो पाते। इस तरीके से जो सिकल सेल एनीमिया वाले बंदे हैं उसको रेजिस्टेंस है मलेरिया को, यानी उसे मलेरिया नहीं होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले हैं, हमारी तरह हम नॉर्मल है, हमें मलेरिया का खतरा है, हमें मलेरिया होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी आरबीसी की शेप है वो सूटेबल शेप है, किसके लिए, फॉर द मलेरियल पैरासाइट्स के लिए, फॉर द मलेरियल स्पोरोजाइट्स के लिए, जो इन्फेक्टिव स्टेज है। लेकिन जिसके दोनों अलील्स रिसेसिव होंगे तो उसे सिकल से एनीमिया होगा, डिजीज होगी, वो तो मर जाएगा, वो तो पहले ही मरता है। लेकिन अब जिसका एक अलील नॉर्मल और दूसरा अलील क्या है, रिसेसिव, यानी कि वो कैरियर है, तो उसके आरबीसी क्या बनेंगे, सिकल शेप।
तो जब उसके आरबीसी सिकल शेप बनेंगे, क्या उनमें मलेरियल पैरासाइट्स एंटर होंगे? नो, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट्स जो है, जो स्पोरोजाइट्स है, सिकल सेल शेप जो है आरबीसी की, जो एबनॉर्मल शेप है आरबीसी की, दैट इज नॉट सूटेबल। यानी कि मलेरियल पैरासाइट्स इस सिकल शेप या एबनॉर्मल आरबीसी की शेप में एंटर नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से ये जो सिकल ये कैरियर वाला बंदा है, ये तो सर्वाइव करेगा और इसे कोई भी मलेरिया नहीं होगा। ये मलेरिया का रेजिस्टेंस है, इसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। बॉटनी में आपको डिटेल में पढ़ना है। अब जो लास्ट डिजीज है वो है थैलेसीमिया। लास्ट ऑटोसोमल डिजीज जो है दैट इज थैलेसीमिया। देखिए थैलेसीमिया, अगेन मैं पहले ही बोलूंगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड्स। यानी कि जो इस वाली डिजीज में क्या होता है, या तो अल्फा चेन बनती ही नहीं है। ध्यान से देखिए, सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन बनती है, लेकिन जो पोजीशन नंबर 6 है वहां पे ग्लूटामिक एसिड के बदले वैलिन आता है। बस ये एक चेंज होती है, पॉइंट म्यूटेशन, सिर्फ एक एमिनो एसिड चेंज होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे पूरी अल्फा चेन बनेगी ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो या तो अल्फा चेन बनेगी ही नहीं, या फिर बीटा चेन बनेगी नहीं, या फिर दोनों चेन्स बनेंगी नहीं। यह होता है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में अल्फा बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनते। तो जो थैलेसीमिया ये 2 तरह के, एक है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। जैसे हमने नाम से सुना है अल्फा थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा चेन बनती ही नहीं है, इसमें अल्फा चेन नहीं बनती है। तो ध्यान से देखिए कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, क्रोमोसोम 16, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर 16 उसका जीन। और अगर आपने फिगर की ओर देखा होगा, ध्यान से देखिए, यहां पे 2 जीन्स है, ये देखिए 2 लोका है, 1 और ये 2, 1 और 2, यानी कि यहां पे 2 जीन्स और 4 लोका है, 2 जीन्स विथ 4 लोका है। देखिए 1 जीन 2 जीन, 1 लोका है 2 लोका है, 1 लोका है 2 लोका है, दैट मीन्स यहां पे कितने लोका है, 4। गो 2 जीन्स 4 एलील्स, 2 जीन्स 4 एलील्स। तो अल्फा थैलेसीमिया में जो जीन इन्वॉल्व होता है वो कितने हैं, 2 जीन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन अल्फा थैलेसीमिया 2 जीन्स आर इन्वॉल्व, और उसमें क्या है, 4 एलील्स। और कौन सा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 16। क्या होता है, अल्फा चेन्स बनते ही नहीं है। तो जब अल्फा चेन नहीं बने तो वहां पे क्या बनता है, सिर्फ बीटा चेन। तो जब बीटा चेन्स बनते हैं उसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनिए, अल्फा चेन्स नहीं बनते, बीटा चेन्स बन गए। और बीटा चेन्स क्या बनाते हैं, टेट्रामर्स, यहां पे सिर्फ बीटा चेन्स बनते हैं। वरना आपको पता ही है जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा, उसको हम बोलते हैं टेट्राहिटीरो, यानी कि वहां पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 2 होते हैं अल्फा के, 2 होते हैं बीटा के। लेकिन यहां पे अल्फा चेन बनेगी नहीं, सिर्फ बीटा चेन है, तो यहां पे 4 बीटा चेन्स है, तो बनेंगे टेट्रामर। तो यहां पे इससे क्या होगा, ये लीथलिटी नहीं है, मौत नहीं होगी, डेथ नहीं होगी, लेकिन एक चीज है, एबनॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हो जाती है। 11th क्लास पढ़ाया है मैंने कि किस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। यानी कि जब ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा होगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज वेरी हाई, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन ऑकर्स। लेकिन जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है, जैसे टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, डिसोशिएट होता है। तो हमने उसको एक कर्व बनाई थी जिसको हमने नाम दिया था सिग्मोइड कर्व, अगर आपको याद होगा। तो यहां पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो उसमें एबनॉर्मलिटी होगी, वो डिफेक्टिव होगी। बस ये एक प्रॉब्लम होती है किसमें, अल्फा थैलेसीमिया में। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, यहां पे क्रोमोसोम नंबर 6 इन्वॉल्व होता है, जिसमें 2 जीन और 4 एलील्स है। अल्फा चेन्स नहीं बनेंगे, खाली बीटा चेन्स बनेंगे। बीटा चेन्स के बनने से क्या होगा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है उसमें प्रॉब्लम होगी, एबनॉर्मल होगी। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में जो है वो डिफेक्टिव होगा। दूसरा है बीटा थैलेसीमिया, इसका जो जीन है वह क्रोमोसोम नंबर 11 पे, जिसमें सिर्फ एक जीन, ये देखिए, एक जीन और 2 एलील्स, 1 एलील 2 एलील, सो एक जीन के 2 एलील्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पे 1 जीन और 2 एलील। तो यहां पे आपको पहले ही पता चला अल्फा थैलेसीमिया में 2 जीन और 4 एलील, और बीटा थैलेसीमिया में 1 एलील और
एक जीन और 2 अलील्स। क्रोमोसोम कौन सा जीन क्रोमोसोम कौन सा है 11, और जीन कहां पे है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। बीटा थैलेसीमिया 2 तरह के होते हैं, एक होता है माइनर थैलेसीमिया और दूसरा होता है मेजर थैलेसीमिया। माइनर मीन जब 2 जीन्स है ना, जब सिर्फ एक जीन इफेक्ट होगा, उसमें क्या होगा, कुछ बीटा चेन्स बनेंगे, कुछ बीटा जेन्स क्या यहां पे, यानी कि एक लोका जो है ना उसमें 2 अलील्स है, यानी कि एक जीन के 2 अलील्स है। जब सिर्फ एक अलील अफेक्ट होगा, दैट मीन्स उससे क्या होगा, उससे कुछ बीटा चेन्स तो बनेंगे। ये नॉन लीथल है, इतना ज्यादा मतलब ये लीथल नहीं है। लेकिन जो मेजर है उसमें क्या, उसमें दोनों जीन्स अफेक्ट होते हैं, इसमें कोई भी बीटा चेन नहीं बनती है, ये लीथल होता है, ये बहुत ही सीरियस है। यानी कि जो मेजर थैलेसीमिया होता है उसमें क्या है, उसमें दोनों जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वहां पे दोनों अलील्स इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बीटा चेन नहीं बनता है। और ये जो मेजर है ये लीथल है, सीरियस है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब बीटा चेन बनेगा ही नहीं, वो बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन बनती नहीं, तो जब बीटा चेन नहीं बनेगा, सिर्फ क्या होंगे अल्फा चेन्स, तो ये अल्फा चेन्स आरबीसी के मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगी। इन बीटा थैलेसीमिया बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगी, सिर्फ क्या बनेगा अल्फा चेन्स। तो जब बहुत ज्यादा अल्फा चेन्स बनेंगे, वो अल्फा चेन्स आरबीसी के मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, जिसे आरबीसी की मौत होगी। तो इसे हम बोलते हैं सीवियर एनीमिया। इसे हम क्या बोलते हैं, सीवियर एनीमिया, यानी कि बंदे को सीवियर एनीमिया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थैलेसीमिया। और इससे हमने क्या किया, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड जो है पहला ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। तो इससे हमारा जो जीन डिसऑर्डर्स या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है उसका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। और पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट ये था कि हमने पढ़े सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, यानी कि ऐसे डिसऑर्डर्स जिनमें क्या होता है, वो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो रिसेसिव कंडीशन में होते हैं, और वो कहां पे पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, यानी कि यहां पे रिसेसिव कंडीशन था, वो जब जीन रिसेसिव कंडीशन में आएगा तब डिजीज होगी, जब जीन डोमिनेंट कंडीशन में होगा तब कोई डिजीज नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बी पार्ट, वो पढ़ेंगे हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। आई होप आज आपको ये क्लास, मेरा जो वीडियो है आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी डाउट होगा, कुछ भी हो जाए, प्लीज एंड प्लीज मुझे कॉल कीजिए या मुझे इनबॉक्स व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। जूम से मुझे लगता है ज्यादा बेटर जो है वो है यूट्यूब, क्योंकि जूम की सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि वहां पे मुझे सिर्फ 40 मिनट मिलते हैं, क्योंकि अदरवाइज आई हैव टू अपग्रेड दैट ऐप, तब जाके उसमें 40 मिनट से ज़्यादा है। तो यहाँ से जूम में एक और प्रॉब्लम है कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स ऐड होते हैं तो उसमें नेटवर्क का इशू आता है। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हम सुन नहीं पा रहे हैं एक्सेट्रा, या मे भी कहीं पे कुछ बच्चों को रिपीट कर जरूरत तो वो नहीं हो पा रहा है। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज। मैंने जब 2 ऐप्स को कंपेयर किया, मुझे लगा यूट्यूब इज़ फॉर बेटर देन ये। तो आप जूम के मुकाबले में ज़्यादा जो है यूट्यूब पे ही मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मैं वीडियो हर दिन बढ़ाऊंगा, हर दिन अपलोड करूंगा और आपको नोटिफिकेशन आती जाएगी, और आप वो जो लेक्चर है डाउनलोड करेगा और उसको बार बार